सोचो आप अपने ही देश में अपनी पढ़ाई के लिए, अपने सपनों के लिए एक दूसरे शहर आए हो और एक दिन सिर्फ इसीलिए मारे जाते हो क्योंकि आप बाकी लोग से अलग दिखते हो। Tripura boy who was killed in Uttarakhand. Stabbed after an altercation with 6 men. The Angel Chakma murder case. The death of Angel Chakma. After the brutal killing of a Tripura student, there are protests that have erupted across the country. एंजल चकमा की हत्या के बाद देश भर में आक्रोश है। एंजल चकमा के लिए न्याय की मांग कर रहे हैं। फिर भैया को उन लोगों ने चाकू मार दिया। Hi, my name is Vastu and this video is about the killing of Angel Chakma. Before I start the video, I want you all to stick till the very end of the video to understand the harsh reality of our country. Angel was born and brought up in Tripura and Angel अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए देहरादून आया था एंड बाकी स्टूडेंट्स की तरह एंजल का भी ड्रीम था टू गेट अ जॉब एंड टू सपोर्ट हिज फैमिली। एंजल देहरादून में अपने भाई माइकल के साथ रहता था जहाँ पे माइकल भी अपनी स्टडीज को परस्यू कर रहा था और वो दोनों भाई साथ में एक रेंटेड अपार्टमेंट में, एक रेंटेड रूम में रहते थे। और 9 दिसंबर 2025 को वो दोनों भाई एंजल और माइकल शाम को मार्केट गए कुछ सामान लेने एंड जब वो दोनों मार्केट गए वहां पे माइकल का इंटरेक्शन वहां खड़े हुए लड़कों के साथ हुआ। वो लड़के काफी ड्रंक थे तो वो माइकल को काफी टीज करने लगे, माइकल को काफी चिढ़ाने लगे एंड क्योंकि वो लड़के काफी ड्रंक थे तो वो माइकल से बहस करने लगे, उससे आर्ग्यूमेंट करने लगे। और ये सारे आर्ग्यूमेंट सुन के एंजल बीच में आता है इन ऑर्डर टू स्टॉप देम। उन्होंने एंजल को भी चिंकी चाइनीज मोमोज बुलाना शुरू कर दिया एंड वहां उन लड़कों ने एंजल और माइकल दोनों को मारना शुरू कर दिया। ऑल्दो एंजल और माइकल का बिल्कुल भी इंटेंशन नहीं था उन लड़कों से लड़ना या फिर उनसे आर्ग्यू करना, बट क्योंकि वो इतने ड्रंक थे, उनको खुद को नहीं इतना होश था कि वो क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, तो उन्होंने इन दोनों भाइयों को मारना स्टार्ट किया। और मारते मारते लड़ाई इतनी बढ़ गई कि उन्होंने एंजल को रॉड से, चाकू से, डंडों से, जो भी उनके हाथ में आया सबसे उन्होंने एंजल को मारा। और एंजल पूरे टाइम बस एक ही चीज़ बोलता रहा कि मैं इंडियन हूँ, मेरे को मत मारो, क्योंकि वो लोग एंजल और माइकल को ये सोच के मार रहे थे कि ये लोग चाइनीज़ हैं या फिर ये लोग किसी और देश के हैं एंड वो लोग उन दोनों को मार के वहाँ से भाग गए। एंड क्योंकि एंजल काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकली इंजर्ड था तो माइकल उसको लेके हॉस्पिटल भागा एंड हॉस्पिटल में एडमिट करवाया। एंजल इतना क्रिटिकली इंजर्ड था तो he couldn't survive. He passed away on 25th December 2025 after fighting for almost 16 days. And let me tell you, this is not the first incident जहाँ पे नॉर्थ ईस्ट के लोगों ने रेसिज्म फेस किया है या फिर रेशियल वायलेंस का शिकार हुए हैं। There are so many cases जो पिछले कई सालों में हुए हैं, फिर भी नॉर्थ ईस्ट इंडियंस आर द मोस्ट निग्लेक्टेड और इग्नोर्ड पीपल ऑफ दिस कंट्री। अगर आपको याद हो तो 2014 में भी नीदो तानियम नाम के लड़के के साथ कुछ ऐसा ही सिमिलर हुआ था। नीदो सिर्फ 20 साल का था और वो भी एंजल और माइकल की तरह मार्केट गया हुआ था एंड ड्यू टू हिज अपीयरेंस वहाँ के शॉपकीपर्स, वहाँ के लोगों ने उसका मजाक बनाना स्टार्ट किया एंड लेटर थिंग्स गॉट वायलेंट एंड उसको रॉड्स एंड डंडों से इतना मारा कि ही कुडंट सर्वाइव। एंड ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट ने कभी इन सारे इंसिडेंट्स के लिए कोई मेजर्स नहीं लिए हैं। नीडो की डेथ के बाद पूरे देश में प्रोटेस्ट शुरू हो गए थे, पूरे देश में आउटरेज क्रिएट हो गया था एंड गवर्नमेंट के ऊपर इतना पॉलिटिकल प्रेशर बनाया गया जिसकी वजह से गवर्नमेंट हैज कॉन्स्टिट्यूटेड द बेस बरुआ कमेटी इन 2014 एंड इस कमिटी का प्राइमरी फंक्शन था टू डिटरमाइन, टू एग्जामिन द डिस्क्रिमिनेशन एंड रेशियल वायलेंस अगेंस्ट द पीपल फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट। जो भी नॉर्थ ईस्ट के लोग मेट्रो सिटीज़ या बाकी सिटीज़ में आए हैं तो उनकी सेफ्टी को इंश्योर करना एंड नए नए लीगल एंड सोशल रिफॉर्म्स लाना जो नॉर्थ ईस्ट के लोगों को ये सारे इंसिडेंट्स से प्रोटेक्ट करके रखे, ये सारा काम था बेस बरुआ कमेटी का। 2014 में बेस बरुआ कमेटी ने मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को अपनी रिपोर्ट भी सबमिट की जिसको मिनिस्ट्री ने फॉर्मली एक्सेप्ट भी किया। बट द रियल क्वेश्चन इज एक्सेप्टेंस के बाद इम्प्लीमेंटेशन कहाँ है। ऑलमोस्ट 12 साल हो गए हैं नीदो के मर्डर को, बट क्या चेंज हुआ? रेशियल अब्यूज अभी भी सेम है, स्टीरियोटाइपिंग अभी भी हो रही है, पुलिस का रिस्पॉन्स अभी भी सिलेक्टिव है। तो गवर्नमेंट जब ये कहती है कि हमने स्टेप्स लिए हैं, हाँ डेफिनेटली गवर्नमेंट ने स्टेप्स लिए हैं, बट वो मेजरली दिल्ली तक ही लिमिटेड है, हमारी कैपिटल तक ही लिमिटेड है, जैसे स्पूनर या 1093 हेल्पलाइन नंबर।
बट बाकी देश का क्या? कमेटी की सबसे स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशंस थी लीगल रिफॉर्म, जिसमें वो 2 नए सेक्शंस ऐड करना चाहते थे, विच वर सेक्शन 153C एंड सेक्शन 509A इन इंडियन पीनल कोड, which are specially for racial discrimination and racial abuse. And now it's been almost 12 years and हमारे पास आज तक एंटी रेसिज्म लॉज नहीं है. कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्ट करता है हम सभी को, बट डू यू रियली थिंक दैट इज इनफ टू स्टॉप दीज इंसिडेंट्स? एंजल का केस सिर्फ एक क्राइम नहीं था, बल्कि जीता जागता प्रूफ था कि कैसे हमारी गवर्नमेंट ने, हमारी सरकार ने बेस बरुआ कमेटी की रिकमेंडेशंस को इग्नोर किया. एंड टू माई सरप्राइज बेस बरुआ कमेटी ने एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ इंक्लूड करी थी, विच वॉज करिकुलम रिफॉर्म्स, जिसमें स्कूल्स एंड कॉलेजेस में नॉर्थ ईस्ट इंडिया का हिस्ट्री, कल्चर, कंट्रीब्यूशन और प्रेजेंट डे रेलेवेंस पढ़ाया जाए, जिससे लोगों के बीच इग्नोरेंस कम हो और रेसिज्म नॉर्मलाइज ना हो. सच ये है कि इंडिया ने कमेटी बना दी, उस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट भी सबमिट कर दी, बट हमारी गवर्नमेंट ने उस कमेटी की रिपोर्ट पे एक्ट ही नहीं किया. और जब तक गवर्नमेंट एक्ट नहीं करेगी, जब तक गवर्नमेंट स्ट्रक्चरल चेंजेस नहीं करेगी, तब तक नीदो या एंजल जैसे केसेस न्यूज़ में आते रहेंगे. एंड द प्रॉब्लम इज कि हमारे देश के लोगों को नॉर्थ ईस्ट के बारे में पता ही नहीं है. अगर आज किसी से पूछा जाए ना कि नॉर्थ ईस्ट में कितनी स्टेट्स हैं, या फिर उनकी क्या कैपिटल है, या फिर उनका कौन चीफ मिनिस्टर है, आई डोंट थिंक 99% लोगों को इसके बारे में कुछ आइडिया भी है. इट्स जस्ट कि उनको पता है कि हाँ कुछ नॉर्थ ईस्ट रीजन है हमारे देश का, बस उसके अलावा उनको कुछ नहीं पता उस रीजन के बारे में. एंड जहां हमारे देश के लोग, हमारे अपने ही लोग अपने ही टेरिटरी के बारे में इग्नोरेंट हैं, वहीं चाइना जैसे देश अरुणाचल प्रदेश को क्लेम करते हैं, अरुणाचल प्रदेश को अपनी टेरिटरी मानते हैं. वो हमारे इंडियंस को डिटेन करके रखते हैं, सेइंग कि अरुणाचल प्रदेश उनकी टेरिटरी है, साउथ तिब्बत का रीजन है. एंड ऑन दी अदर साइड बांग्लादेश में लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बांग्लादेश में लोग डिमांड कर रहे हैं फॉर सेपरेशन ऑफ नॉर्थ ईस्ट, चिकन नेक को काटने की बात कर रहे हैं, बांग्लादेश की टेरिटोरियल बाउंड्री को एक्सटेंड करने की बात कर रहे हैं. सोचो ऐसे सारे सिचुएशन में अपने ही देश के लोग बाकी लोगों के साथ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन करेंगे, रेशियल वायलेंस करेंगे, तो वो लोग क्यों पार्ट रहेंगे इंडिया का? एंड गवर्नमेंट इसके पीछे कुछ भी रीजनिंग क्यों ना दे, but we have to understand and we have to agree that northeast region is the most neglected part of our nation, जो रीजन ऑलरेडी आइसोलेशन, निग्लेक्शंस एंड कन्फ्लिक्ट्स से निकला हो, एंड अगर उसे बाकी इंडिया में अपनापन ना मिले तो सवाल रेसिज्म का नहीं बल्कि नेशनहुड का बन जाता है. अगर कोई इंडियन अपने ही देश में अपनी शक्ल, अपने एक्सेंट या अपनी आइडेंटिटी की वजह से अनसेफ फील करे, तो प्रॉब्लम सिर्फ उस इंडिविजुअल की नहीं बल्कि प्रॉब्लम हम सब की है. रेसिज्म का मतलब सिर्फ गाली देना नहीं होता है, बल्कि रेसिज्म का मतलब ये होता है कि उस इंडिविजुअल को रोज रोज ये याद दिलाना कि वो थोड़ा कम इंडियन है. एंड जब हम खुद ही अपने लोगों को कम इंडियन मानने लगते हैं तो हम खुद को ही इंटरनली काफी वीक कर रहे हैं. एंजल या नेदो का इंसिडेंट एक केस स्टडी नहीं है बल्कि एक वार्निंग है, एक मिरर है. सवाल ये नहीं कि क्या इंडिया में रेसिज्म एग्जिस्ट करता है, बट सवाल ये है कि क्या हम इतने ईमानदार हैं कि उसे एक्सेप्ट करें या उसे रोक सकें. क्योंकि अगर अपने ही लोग अपने ही देश में पराये बन जाएं तो बॉर्डर्स को बचाने का मतलब ही अधूरा रह जाता है. आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस क्रूशियल एस्पेक्ट ऑफ वॉट इज गोइंग अराउंड विद द नॉर्थ ईस्ट पीपल, एंड आई वॉन्ट यू ऑल टू शेयर दिस वीडियो एज मच एज पॉसिबल, जिससे बाकी लोगों को पता चले, बाकी लोग इग्नोरेंट नहीं रहे कि देश में चल क्या रहा है. With that being said, thank you so much for watching my video. Please don't forget to like, share and subscribe to my channel, and I will see you in the next one.